हेलो एंड नमस्कार। आई एम वासु जैन और मेरे को सिविल सर्विस परीक्षा में रैंक हासिल हुई 67 एंड आई हैव सिक्योर्ड दिस रैंक विद लॉ ऑप्शनल। तो आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑप्शनल के बारे में पूरा जानेंगे। हम देखेंगे कि लॉ ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, लिया तो कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या भ्रांतियां हैं इस लॉ ऑप्शनल के बारे में। तो हम पूरी WH फैमिली एक्सप्लोर करेंगे इस लॉ ऑप्शनल के बारे में। तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं। इस साल मेरे को रैंक हासिल हुई है 67 और लॉ में मेरे मार्क्स आए हैं 268, जिसमें पेपर 2 में ऑलमोस्ट मेरे हाईएस्ट है विद द मार्क्स ऑफ 137। पिछले साल यानी 2019 में भी मैंने पेपर लिखा था, मैंने मेंस लिखा था और उस टाइम मेरे लॉ में मार्क्स आए थे 262 विद अगेन पेपर 2 में लगभग हाईएस्ट विद द स्कोर ऑफ 139। तो उसी के बारे में अब मैं बात करूंगा यहाँ पे लॉ ऑप्शनल की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लॉ ऑप्शनल के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं मार्केट में। There are some myths associated with law optional, जिन्हें वो बोलते 3M: मटेरियल, मार्क्स एंड मिसकंसेप्शन। तो मटेरियल के बारे में लोग कहते हैं कि मटेरियल नहीं है यहाँ पे, लॉ ऑप्शनल का यहाँ पे आपको इतना मटेरियल नहीं मिलेगा। और मार्क्स के बारे में बोलते हैं मार्क्स नहीं मिलते हैं। और मिसकंसेप्शन इन द सेंस कि लोगों को लगता है जुडिशरी भी साथ में क्लियर हो जाएगा, जुडिशरी की तैयारी कर लेंगे तो यहाँ पे सिविल सर्विस हो जाएगा। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है यहाँ पे मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं। तो सबसे पहली बात तो मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, इन माय ओपिनियन, अगर आप पेपर अच्छे से लिखते हो, अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो मेरे को नहीं लगता मार्क्स की कमी है। इस साल भी अगर आप देखो, टॉपर को 290 भी मिला है, 280 भी मिला है, 270 तो ऑलमोस्ट मेरा है। तो हर रेंज में आपको मार्क्स मिले हैं। तो आई डोंट थिंक मार्क्स की कुछ कमी है। दूसरा आपका आता है कि मटेरियल। तो ऑल्दो मैं यहाँ पे आगे बुक लिस्ट की पूरी बात करूंगा कहाँ से पढ़ना चाहिए, बट मेरे को लगता है मटेरियल और गाइडेंस की अब तो कमी नहीं है। इनिशियली 3-4 साल पहले कमी हो सकती थी, बट अब आई डोंट थिंक कुछ कमी है। और इसी एफर्ट में हमने हमने यानी जो इसका जिन्होंने लॉ ऑप्शनल का क्लियर करा है, हमने एक पूरा ब्लॉग भी बनाया है, जैसे CSE विकी करके। ये पूरा ब्लॉग वहाँ पे हमने ये लॉ ऑप्शनल का पूरा डाला है, जिसमें अपनी पूरी स्ट्रेटेजी डाली है, हमने क्या क्या करा है, कैसे करा है वो डाला है। और बाद में कुछ जगह अपने नोट्स भी डाले हैं। ठीक है, ये तो हुआ बाकी टॉपर्स के बारे में। साथ साथ मैंने, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी मैंने लॉ ऑप्शन के बारे में अपने सारे नोट्स वहाँ पे ऑलमोस्ट अपलोड करे हैं। तो आई डोंट थिंक नाउ यू हैव दैट लिमिटेशन कि आपके पास चीज़ें नहीं है या आपके पास पढ़ाई करने के लिए सामान कम है, मटेरियल की कमी है। और तीसरा कंसेप्ट मिथ है मिसप्लेस्ड फोकस, कि जुडिशरी भी साथ में कर लेंगे वो हो जाएगा। बट मेरे को लगता है जुडिशरी का अप्रोच थोड़ा अलग है, वहाँ पे प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ पे ज़्यादा फोकस है। तो थोड़ा मेरे को डाइवर्जेंट लगता है, बट अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दोनों क्लियर करा है, बट इनमें यहाँ पे मैं थोड़ा बोलूंगा ये आपके ऊपर है। बट ऐसा मत मान के चाहिए अगर आप यहाँ पे लॉ ऑप्शन कर लोगे तो वहाँ पे जुडिशरी निकल जाएगा, ये ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये तो हुआ व्हाट आर द मिथ्स एसोसिएटेड विद लॉ ऑप्शनल। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि व्हाई शुड वन टेक लॉ ऑप्शनल, कि ऑप्शनल ले तो क्यों ले। देखिए, प्राइमरली मैं उन लोगों को एड्रेस करूंगा जिन्होंने लॉ पढ़ा है कॉलेज में। ठीक है, अगर आपने कॉलेज लॉ में पढ़ा है तो आपने 5 साल उसमें मेहनत करी, 5 या 3 साल, तो आपका एक सर्टेन बेस तो ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक आप सेट हो गए हो, यहाँ जीरो से। तो अगर आप कोई और ऑप्शन शुरू कर रहे हो, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 महीना लग सकता है या 1 महीना लग जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना था कि जब मैं 1 महीना आगे पहले ही आगे हूँ, बाकी ऑप्शनल अगर कोई और लेता हूँ तो वाई नॉट 1 महीना और इसमें इन्वेस्ट करके मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ। तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट था। दूसरा मेरा मानना ये था कि क्योंकि मैंने 5 साल लॉ पढ़ा है, तो आई हैव डेवलप्ड एन एक्यूमेन, एक लीगल समझ आ गई है। अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, इतना तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ठीक ठाक आंसर लिख दूंगा। तो लीगल एक्यूमेन मेरे को लगा वो 5 साल की लॉ स्कूल की जर्नी में मेरा डेवलप हुआ। और तीसरा मेरे को ऐसा लगता है कि लॉ ऑप्शनल ऑल्सो हेल्प्स इन GS प्रिपरेशन। जैसे अगर आप देखो, पिछले साल एक 2019 में रादर एक क्वेश्चन आया था, इसमें नहीं है कि GS में क्वेश्चन आया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू फेडरल सुप्रीमेसी लेजिस्लेटिव लिस्ट, जो कि बाकी सब लोग दिक्कत कर रहे थे आंसर करने में, बट फॉर लॉ ऑप्शनल पर्सन FN बलसारा लिखेगा, ये प्रोफेसर यशपाल केस लिखेगा, इजीली आंसर कर देगा। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं GS पे भी लॉ ऑप्शनल हेल्प करता है। बट हैविंग सेड दिस, आई वुड गिव दिस डिस्क्लेमर कि ऑप्शन आप वही लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो,
जस्ट बिकॉज आपने लॉ 5 साल पढ़ा है डज नॉट मीन आप लॉ लो। मेरी ही एक सीनियर है, उनका आईआरएस में सिलेक्शन हुआ इस साल, वो शायद आईएफएस फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन जाएंगी। उन्होंने सोशियोलॉजी के साथ क्लियर करा है, मेरे ही कॉलेज की सीनियर है। सो आई वुड स्ट्रांगली से दिस, इफ यू थिंक यू आपका इंटरेस्ट है लॉ में, यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, ओनली देन टेक लॉ एज ऑप्शनल, अदरवाइज डू नॉट टेक लॉ एज ऑप्शनल। सिर्फ मेरे कहने की वजह से, किसी और के कहने की वजह से ऑप्शनल लॉ मत लीजिए। आप खुद से पूछिए, क्योंकि खुद आपको खुद वो पढ़ना है, खुद उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये तो हुई कि क्यों ऑप्शनल लॉ लेना चाहिए। अब बात आती है कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ा जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे पास है सिलेबस। तो लॉ ऑप्शनल का हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिलेबस चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो बुक से पढ़ो, बेयर एक्ट से पढ़ो एंड बेसिक नोट्स। इन 3 चीज़ों से आप कुछ भी पढ़िए। तो बेयर एक्ट तो आप सबका पढ़ ही सकते हैं, बेयर एक्ट तो हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ या क्राइम्स आईपीसी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नोट्स आपके पास होंगे, कॉलेज के नोट्स होंगे या मार्केट से आप नोट्स ले लोगे। बट अगर मैं बुक की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी बड़ी बुक में मत जाइए। मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ बोल रहा हूँ, डू नॉट गो विद एनी हैवी बुक। हैवी बुक मतलब एमपी9 उठा ली, डीडी बस उठा ली, बिल्कुल नहीं। दुख की उठाइए, छोटे से छोटी बुक उठाइए। चलिए मैं थोड़ा इसके साथ ही कर लेते हैं। जैसे पेपर वन पार्ट वन अगर हम देखें तो इसमें 2 लॉ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिन लॉ। तो इन दोनों के लिए आई वुड से दुक्की इज द बेस्ट। आप दोनों के लिए दुक्की कर लीजिए और उससे कवर हो जाएगा। ये जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखे हैं, ये थोड़ा स्पेशल फोकस करके कर लेना, क्योंकि जनरली ये हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, एमिनेंट डोमेन जैसे हुआ, जनरली छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आते पेपर वन पार्ट टू पे, जिसमें इंटरनेशनल लॉ आता है। तो उसके लिए मेरे पास 2 सोर्स हैं। पहला तो दुक्की, अगेन यहाँ पे दुक्की कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते हो तो मैल्कम शो पढ़ लीजिए, बट अगर नहीं पढ़ना तो आई वुड से दुक्की इज गुड, यहाँ पे भी दुक्की अच्छा काम करता है। दूसरा, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एक चैनल है RSIL करके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, RSIL रिसर्च सोसाइटी ऑन इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे उन्होंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के वीडियो लेक्चर्स हैं, आधे आधे पौने पौने घंटे के, और उसमें बेसिक कंसेप्ट डिफाइन समझाया है। तो वो भी क्लैरिटी के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये जो आते हैं मोर ऑन PIL, जैसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर का हुआ, तो ये सब जो है, ये जो टॉपिक्स हैं जो कि जनरली दुक्की में नहीं मिलेंगे आपको, वो मैंने RSIL की वीडियो देख के ही करे हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉ, न्यूक्लियर लॉ, टेररिज्म, ये मैंने RSIL की वीडियो देख के ही करे हैं, थोड़ा विकीपीडिया गूगल करके करे, तो इसके लिए कुछ ऐसे अलग से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर आते हैं पेपर 2 पार्ट 1 पे, दैट इज लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसके लिए मैं बोलूँगा क्राइम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं VD कुलश्रेष्ठ, एक अच्छी बुक है, छोटी बुक है, वहाँ से कवर हो जाएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आप बांगे पढ़ लीजिए, बांगे इज अ गुड बुक, तो वहाँ से आपकी ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम के अंदर ही कुछ ये 3 चीज़ें आती हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्ली बार्गेनिंग। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बेयर एक्ट, सिविल राइट्स के लिए बेयर एक्ट, और प्ली बार्गेनिंग के लिए मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छे से मैंने उसमें डील कर रखा है। तो यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्ली बार्गेनिंग का मैंने कहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है, हाँ ये मैंने यहाँ पे पूरा प्ली बार्गेनिंग का मेंशन कर रखा है, एलिजिबिलिटी क्या है, फिर क्या क्या लॉ है उसके बारे में, फिर उसके ऊपर कोई जजमेंट है क्या हमारे पास, वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, सॉरी, कि अच्छा है क्या, उसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है, मैंने अच्छे से पूरे इलेबोरेट कर रखे हैं। तो आई थिंक दीज आर वेरी वेल इलेबोरेट नोट्स ऑन प्ली बार्गेनिंग, ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस। तो आप यहाँ से प्ली बार्गेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेन आप 1986 एक्ट और 2019 एक्ट का कंपैरिजन कर लीजिए, वो हो जाएगा। अदरवाइज मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यहाँ पे मैंने पूरा इलेबोरेट कर रखा है, यहाँ पे डिफरेंस हो गया, फिर पूरा 2019 में क्या क्या फीचर्स है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स एज वेल। फिर आते हैं पेपर 2 पार्ट 2 पे, जिसमें सबसे बड़े पहले आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगेन आई वुड से इसके लिए आप बांगे कर लीजिए, बांगे में बहुत अच्छे से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फिर आते हैं मर्केंटाइल लॉ, जैसे सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, NIA एक्ट हो गया। तो इसके लिए आई वुड से
सोगा पार्टनरशिप इसके लिए तो बेरेक्ट कर लो, मोर देन सफिशिएंट होता है, मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा है। एनआईए के लिए ऑनलाइन वीडियोस हैं, मेरे को उसका चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने ऐसे सर्च करा था तो मेरे को वीडियो मिल गए थे अच्छे खासे, तो मैंने एनआईए उन वीडियोज से करा है। और आर्बिट्रेशन एक्ट मैंने अपने बेरेक्ट और कॉलेज के नोट्स इनसे करा है। ठीक है, फिर आता है सीएलडी। अब सीएलडी ऐसा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा वेग है, एम्बिगुअस है, तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। पीआईएल, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पीआईएल है तो वहां से सप्लीमेंट करा, तो थोड़ा विकिपीडिया वो सब कर लिया जनरल नॉलेज के लिए। आईपीआर, आईटी लॉ और कंपटीशन और एडीआर, ये चार मैंने करे हैं कॉलेज से। तो मैंने बेरेक्ट पढ़ा, जैसे आईटी लॉ का आईपीआर के 4 बेरेक्ट हो गए, कंपटीशन का बेरेक्ट बेरेक्ट देखा, और अपने कॉलेज के नोट्स देखे। इस पे और कुछ ज़्यादा एफर्ट मैंने नहीं डाला। एनवायरमेंटल लॉ मैंने अजरत अलग अलग जगह से, विकीपीडिया से उठा लिया, गूगल के सोर्स से उठा लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, वहाँ से मैंने उठाया है। तो इसके लिए कोई एक कॉन्सोलिडेटेड चीज़ मेरे पास नहीं है। आरटीआई अगेन बेरेक्ट पढ़ा, और थोड़े एक आधा रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिया। तो आरटीआई के ऊपर अगेन मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज आरटीआई का पूरा टेबल, जिसमें मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बना रखा है आरटीआई के बारे में, सक्सेस है, इश्यूज क्या क्या है, वे फॉरवर्ड यहाँ पे। फिर उसके बाद है ट्रायल बाय मीडिया। ट्रायल बाय मीडिया पे मैंने डिजिटेशन बनाया था कॉलेज में, तो मैंने उसी डिजिटेशन से अपना वो पूरा कवर करा है, तो कुछ अलग से मैंने इसके लिए नहीं करा है। तो ये हो गया आपके बेसिक बुक्स। मैं बोलूँगा बुक्स के साथ आप बेरेक्ट कीजिए, एंड अगर आपके पास कॉलेज के नोट्स हैं देन दे आर अ वेरी हैंडी सोर्स। किस लिए? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर आपके पास कॉलेज के नोट्स हैं तो वो जरूर पढ़िए। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्ट्रैक्ट के, टॉर्ट्स के, क्राइम्स के, इनके मैंने कॉलेज के नोट्स पढ़े थे, और जो जी सीएलडी में छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनके मैंने कॉलेज के नोट्स पढ़े थे। तो इस तरीके से मेरी जो नॉलेज थी बेसिकली, वो डीपेन हो गई। तो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो नोट्स में अच्छे से, कॉलेज के नोट्स में अच्छे से इलेबरेट किया होगा। तो यू कैन गो थ्रू दीज थिंग। मैंने हर एक का सोर्स बता दिया, और अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ये तो हो गया कहाँ से पढ़ना है। नाउ वी विल कम टू पढ़ना कैसे है। ठीक है, कई लोग जब पढ़ने की बात करते हैं उसमें दो तीन चीजें आती है। सबसे पहली चीज हो गई नोट बनाना। आई वुड से प्रिपेयर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रिडिक्ट क्वेश्चन। तो प्रिपेयर नोट्स में कैसे? जब भी आप पढ़ रहे हो, उसके दो तरीके से नोट्स बनाओ। देखो मैं अपने नोट्स में आपको दिखाऊंगा। आप दो तरीके से नोट्स बनाओ। पहले तो ऐसे नोट बनाओ जो डिटेल हो, जिनमें सब कुछ आपको मिल जाए। जैसे आप लॉ ऑफ टॉर्क का अगर आप देखो मेरा, तो उससे पहले मैं दिखा दूं। देखो जो भी मेरा टॉपिक है ना, हर एक का मैंने सिलेबस साथ में लिख रखा है, ताकि मेरे को पता है किन किन टॉपिक्स में मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप देखोगे टॉर्क्स के सिलेबस में वो नहीं आता है, दो तीन वो नहीं, दैट डज नॉट कम, ट्रेसपास नहीं आता है। हाँ, इसमें ट्रेसपास नहीं आता है। तो उसके फिर मैंने नोट्स भी छोटे बनाए, लेकिन छोटे से बनाए। इसलिए सिलेबस जरूर रखो। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, जैसे मैंने लॉ ऑफ टॉर्क्स के नोट्स बनाए, तो मैंने डेफिनेशन देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कितनी इलेबोरेट तरीके से लिखी है। मैंने ऑलमोस्ट हर एक की डेफिनेशन पूरी पूरी लिखी है। इसी तरह से आगे मैंने पूरे इलेबोरेट तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, यूपीजे सुबीर है मीडियम के। ठीक है, ये हुआ पहले नोट्स, जो कि अगर मैं 6 महीने बाद भी पढ़ूं या 7 महीने बाद भी पढ़ूं, मेरे को समझ आ जाए। ये नोट्स ऐसे क्यों बनाने हैं? क्योंकि देखिए, आप आज ऑप्शनल पढ़ेंगे, आज नवंबर है, कल दिसंबर है, मतलब नवंबर दिसंबर में आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, बट आप दोबारा ऑप्शनल कब उठाएंगे? प्री के बाद, मतलब जुलाई में। तो अगर आप बिल्कुल छोटे नोट्स बनाओगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे अगर पॉइंटर नोट्स, ये वाले ऐसे पॉइंटर नोट्स बनाओगे, तो क्या आपको समझ आ पाएगा जुलाई में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है, या विनफिल की डेफिनेशन क्या थी? तो शुरू में आप थोड़े ऐसे डिटेल्ड में नोट्स बनाइए इस तरीके से, फिर बाद में मतलब ये ऐसे रहेंगे, ये वो डिटेल नोट्स। इन्हीं को आपको क्रिस्प नोट्स बनाने इस तरीके से, ऐसे। वो भी जैसे मेरी वीडियो मैंने इतने से खत्म कर दिया पूरा। डैमनम साइन इंजरी, इंजरी साइन एंड डैमनम, बस जो जो मेरे को आंसर में लिखना वो चीजें लिखी। ऐसे मैंने देखो, ये डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी मैंने इतने में खत्म कर दिया, और मेरे इधर वाले नोट्स में बहुत इलेबोरेटली मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बड़े नोट्स और छोटे नोट्स तरीके से करके बनाए हो। देखो अगर मैं और दिखाऊं, तो मेंस का जो गैप होता है ना, मतलब जीएस के पेपर और लॉ के पेपर के बीच में, तो 5 दिन मिलते हैं हमें तैयारी करने के। तो उसमें मैं ऐसे अपने नोट्स तैयार करता था,
बिल्कुल क्रिस्प। हाँ, ये देखिए, इससे शायद आपको बेटर दिखे। बिल्कुल ऐसे, मतलब 2-3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट खत्म, 2-3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट खत्म। तो ये मेरा दिखाने का पर्पस क्या है कि आप इलेबोरेट नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल छोटे नोट्स बनाइए, ताकि आपको आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहे। तो इस तरीके से आप दो तरीके से नोट्स बनाइए, दो पार्ट में नोट्स बनाइए, एक डिटेल्ड और एक बिल्कुल क्रिस्प, जिसमें सिर्फ अथॉरिटीज और ऐसी चीजें लिखी हो जो आप आंसर में वेट डालें, मतलब वजनदार बनाए आपके आंसर को। ठीक है, ये वो आपका नोट मेकिंग के बारे में। दूसरा आई वुड से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, उन पे उनको लिखिए, लिख नहीं पा रहे तो ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। तो ऐसे मैं करता था। तो ये तो बहुत ही रुडिमेंटरी है, ऐसे मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, दैट विल हेल्प यू ब्रशन अप योर कंसेप्ट्स, ऑल्सो हाउ टू रिप्रोड्यूस, हाउ टू राइट एन आंसर, वो आपको हेल्प करेगा। और फाइनल चीज मैं इसमें बोलूंगा, प्रिडिक्ट क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओगे ना कोई, और वो देखोगे, जैसे जिसमें सेग्रीगेशन कर रखा हो, तो अगर आप आर्टिकल 12 खोलो, अगर उसमें आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू वुड सी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वर्बैटिम, वर्बैटिम रिपीट हुआ है। फिर एक या दो नहीं, बहुत जगह रिपीटेशन मिलेगा, रिकॉग्निशन में रिपीटेशन मिलेगा, 10-15 जगह रिपीटेशन मिलेगा। सेकेंडली, आप देखो कि पैटर्न आया है कि जैसे रिकॉग्निशन और सक्सेशन में एक साल रिकॉग्निशन आएगा, एक साल सक्सेशन आएगा, एक साल रिकॉग्निशन आएगा, एक साल सक्सेशन आएगा। इस तरीके से एक पैटर्न आपको दिखेगा। वो पैटर्न बहुत ही डिसर्नेबल है, वो पैटर्न बहुत ही आसानी से आप पकड़ पाओगे। तो अगर आप वो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रिडिक्ट कर पाओ, दैट इज वेरी गुड। उसके लिए मैं बोलूंगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ टाइम बताइए, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को। दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप लॉ की तैयारी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं क्या करता था, अपने आंसर को अथॉरिटेटिव अपने आंसर में अथॉरिटी दिखाने के लिए मैं कुछ कुछ करके साइटेशन भी लिखाऊं। हाँ, तो यही मेरे को लगता है कि मेरा पेपर टू में हाईएस्ट मार्क्स आने का, इतने अच्छे नंबर आने का रीजन यही है कि मैंने मतलब अपने पेपर को लोड करा है कंटेंट से। तो देखो यहाँ पे देखिए, कितने केस हुए, सिर्फ 13 केस हुए। इन 13 केस की मैंने साइटेशन याद कर ली, मतलब 13 नंबर याद कर ली। 13 नंबर याद करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो बस ये इतने केस मैंने याद कर लिए, इतने साइटेशन याद कर ली, और इनकी मैंने साइटेशन लिख दी। ये ऐसे केस हैं जो बार बार पेपर में यूज होते ही होते हैं, एक बार तो होगा ही होगा। तो बस 13 केस की मैंने साइटेशन याद कर ली। 2-3 एक्ट्स के मैंने नंबर याद कर लिए, जैसे आईपीसी का एक्ट 45 ऑफ 1860, आईसीए का एक्ट 9 ऑफ 1872। तो जब मैं ये लिखता था, वजन पड़ता था। फिर ऐसे मैंने अथॉरिटी कुछ कुछ लीडर्स, मतलब लीगल स्कॉलर्स के नाम याद कर लिए, जैसे इंटरनेशनल लॉ में आपको दिखाऊं, तो वहाँ पे मैंने मैल्कम शॉ, प्रोफेसर बिमल पटेल, गुरदीप सिंह, ऐसे इनका मैंने नाम साइट करा, तो जस्ट टू शो अथॉरिटी। हम ऐसा भी नहीं है फैक्ट करी, मेरे को पता होता था मैल्कम शो क्या बोला है, ओपेनहाइमर में क्या बोला है, बिमल पटेल हमारे कॉलेज के चांसलर रहे, वाइस चांसलर रहे हैं, तो थोड़ा पता था उनका। तो इस तरीके से मैंने अथॉरिटीज के नाम रेफर करे अपने आंसर को लोडेड दिखाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करी, और ये था मेरा, मतलब पूरा लॉ ऑप्शनल की कैसे मैंने तैयारी करी, कैसे मैंने नोट्स बनाए, कैसे मैंने प्रैक्टिस करी। तो इन चीज़ों का अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आई थिंक आपके लिए भी लॉ ऑप्शनल की जो जर्नी है आसान हो जाएगी। एंड फिर हमने सीएससी विकी पे तो ज़्यादातर कोशिश की ही है, जैसे ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, सीएससी विकी पे तो कोशिश की ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल करा पाएँ। तो वो मेंटरशिप भी अवेलेबल है। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। So with this, I'll wish you all the very best and keep practicing and all the best. Thank you.